हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। देखो 12th के बाद आए हो आप सीएमए फाउंडेशन में, तो थोड़ा सा पहले अपन देख लेते हैं कि कैसा पेपर पैटर्न आता है। सीएमए फाउंडेशन में सब्जेक्ट कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा कि आपके सीएमए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होती है आपकी। पेपर नंबर 1 लॉ, फिर अकाउंट्स, लॉ आपका, फिर अकाउंट्स, इको या मैथ्स कर लो, मैथ्स और इको, ये आपके 4 सब्जेक्ट है जो आपको सीएमए फाउंडेशन में पढ़नी है। पेपर जो आपका आएगा वो कैसा आएगा? कंप्लीट एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें कोई आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यू है। प्लस सबसे अच्छा जो बेनिफिट मुझे सीएमए में लगता है वो ये है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं आता, जितना आता है ठीक है, नहीं आता तो क्या लगाओ, कोई गलत नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग, कोई गलत मतलब ऐसा नहीं है कि मैम सभी तुक्के जो लगा रहे हैं सिंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसको क्लियर करने का, कि आपके पास में सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको बेनिफिट देगा। आपके कितने एमसीक्यू आते हैं हर सब्जेक्ट से? 50 एमसीक्यू। क्लियर? जिसका आपको टाइम ये दो एक साथ होता है, ये दो एक साथ होता है, मतलब आपके एक ही दिन में चारों पेपर होते हैं। 2 आवर्स इन दोनों के लिए, 2 आवर्स इन दोनों के लिए। अब बच्चों को यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि मैम ये जो 2 आवर्स मिल रहे हैं, क्या इसमें ऐसा होता है क्या कि पहले लॉ का करो, फिर वो 1 आवर में 1 आवर उसको मिला, कंप्लीट हुआ, फिर आपको सेकंड अकाउंट्स का मिलेगा 1 आवर? कंटिन्यू में ऐसा होता है, या फिर आपको पूरा पेपर दे दिया जाता है और आपको अपने हिसाब से आप इसमें चाहे आपका अगर ये जल्दी हो गया तो ये जल्दी माना जाएगा, उसके बाद में आप अकाउंट्स कर सकते हो, ऐसा होता है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहती है कि मैम ये जो 2 आवर्स आप बोल रहे हो, तो एक एक आवर ऐसा है क्या कि लॉ को कंप्लीट करने के बाद ही फिर आपको अकाउंट्स का पेपर मिलेगा, ऐसा है क्या? तो क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2 आवर्स दिए गए हैं और आपको ये दोनों पेपर साथ में ही आता है। आपकी मर्जी है, आप पहले ये करना चाह रहे हो तो ये कर लो, आप ये करना चाह रहे हो तो ये कर लो। इसमें अगर 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग रहा है अकाउंट्स में और आप इसको हाफ एन आवर के अंदर ही कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। कुल मिला के दोनों पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, इन दोनों पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। अब ज़्यादा कम आप किसी में भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक मैथ्स का होने के बाद ही आपको पेपर मिलेगा, नहीं, दोनों पेपर साथ में ही आते हैं आपके पास में। क्लियर? ये तो हो गई सब्जेक्ट के बारे में बात कि आपके ये सब्जेक्ट है, एमसीक्यू पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर किस तरीके से आता है मैंने वो भी बता दिया आपको, कि आपको दोनों साथ साथ में आएंगे और आपको करने हैं ऐसे। एक ही दिन में पेपर होता है, पहले ये 2 आएगा, उसके बाद में आपको ब्रेक दिया जाएगा 2 आवर्स का, 2 आवर्स समथिंग आपको ब्रेक दिया जाता है, फिर उसके बाद में फिर से आपका एग्ज़ाम लगता है। क्लियर? चलो अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? 4th पेपर नंबर 4, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके अंदर भी क्या है? 2 चीज़ें हैं, एक तो इकोनॉमिक्स और एक मैनेजमेंट। अगर मैं इकोनॉमिक्स, नाम ही क्या है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मतलब एक तो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे अपन मैनेजमेंट। आपने 12th में पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स, सीबीएसई वालों ने 11th में पढ़ी होगी, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं? और बीएसटी तो सब नहीं पढ़ी है 12th की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बस वही है ये। कुछ अलग थ्योरीज ऐड ऑन हो गई है इसमें, तो वो आपको देखनी है। बाकी वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी पढ़ोगे आप। बस थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ोगे, थोड़ी और थ्योरी ऐड ऑन हो गई है, अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी और उसमें ऐड ऑन हो गया है। बाकी आपकी ये बीएसटी ही है 12th वाली, कोई अपन ने पढ़े हैं 12th में, इजीली आराम से हो जाएगा।
इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपने 11th में पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये क्या है इसमें है इकोनॉमिक्स में। अब पूछोगे कि मैम मैक्रो आती है या नहीं इसमें, तो देखो मैक्रो की अगर मैं बात करूँ तो मैक्रो में सिर्फ आपका मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर था 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इसमें वही चैप्टर है। और मैक्रो में आपके जो मनी एंड बैंकिंग था वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम था, इसमें अब अलग अलग ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, मतलब बेस वही रहेगा, बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी। क्लियर? अब एक बार अपन देख लेते हैं इसके सिलेबस को। देखो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो ना, चाहे कोई टीचर करवाए या ना करवाए, अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले उसका सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। बाकी सारी चीज़ें देखो, बाकी सब चीज़ें पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहले आपका काम ये होता है सिलेबस को डिटेल में आप पढ़ो कि सिलेबस में क्या क्या है। ऐसा नहीं आज टीचर ने चैप्टर स्टार्ट कराया और आपने भी चल दिया अच्छा ये वाला चैप्टर है, अच्छा इसमें ये वाला चैप्टर, आपको तब पता चल रहा है जब टीचर स्टार्ट करवा रहा है। नहीं, आप कोई सी भी कोर्स में जाते हो सबसे पहले देखो कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें आ रही है। अगर इसमें मैं बात करूं तो आपके देखो बेसिक, अगर सेक्शन 1 की बात करूं, और देखो इसमें मैंने आपको बोला इको और मैनेजमेंट आती है। पेपर 4 में अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है आपका इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैनेजमेंट। इको की मैं बात करूं तो 70% है इको का वेटेज, और अगर मैं बात करूं किसकी, मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का कितना है 30% है। कोई डाउट? ये आया समझ में? यही चीज इधर लिखी है। अगर आप देखोगे तो देखो सेक्शन बी किसका है, मैनेजमेंट का, कितने पोर्शन कवर कर रहा है 30%, और उससे ऊपर वाला जो भी इकोनॉमिक्स का है वो कितने कवर कर रहा है, आपके 70% कवर कर रहा है। क्लियर? दिक्कत कोई नहीं? चलो चलते हैं अब सिलेबस के अंदर क्या क्या है आपके। है एक तो फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फिर है मनी एंड बैंकिंग, और फिर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दोनों जो है ये कौन से हैं, माइक्रो के, आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़े थे। मनी एंड बैंकिंग कौन सा है, मैक्रो का। क्लियर? कोई दिक्कत? और एक ही बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है जो आपने उसमें 12th में बीएसटी में भी पढ़ा होगा। अब ये इसमें नहीं है क्योंकि अलग चीज बात आ गई, बाकी ये इसमें आता है अपने 70% वाले में। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब ये देखो मैम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने लिखा है, बेसिक मतलब मैंने तो क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने जो दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से पहले जो भी चैप्टर थे 11th में जब आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, उससे पहले जो जो चैप्टर थे वो सब किस में आ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। मतलब सिंपल से बताऊं तो डिमांड आ गई है, सप्लाई आ गई है, कॉस्ट आ गया है, प्रोडक्शन आ गया है, ये सब किस में आ गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में। आपका पीपीएफ फर्स्ट चैप्टर जो था थ्योरी वाला, सेंट्रल प्रॉब्लम वगैरह, ये सब किस में आ गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में। कितना पोर्शन ये आपका ले रहा है 15%, मतलब 15% आपके इस बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? आपके 20% क्वेश्चन किससे आएंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्या कर रहा है 20 मार्क्स कवर कर रहा है आपके। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी चैप्टरों से भी क्या करता है, लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छा है चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग जो कि आपका मैक्रो का है। कितना पोर्शन कवर कर रहा है, आपके 20% कर रहा है। क्लियर? लास्ट अपना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 15% कवर कर रहा है। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ये बोलूँगी, ये चैप्टर ऐसा है जो इजी भी है प्लस स्कोरिंग भी है। मतलब इजी से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आराम से। आप अगर किसने ये चैप्टर कर लिया ना, उसको ये है कि ये वाला जो 15% है उसके मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। मतलब इस वाले चैप्टर से आप जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको आप सही से अटेम्प्ट कर सकते हो, सब सही निकलेंगे। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है, चैप्टर ईजी है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है ये। क्लियर?
अब आते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट आपका पूरा ही कितना परसेंट का है, 30% का है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आ जाएगा जो अपन देखेंगे अभी नीचे। ये रहा आपका डिटेल में सिलेबस। डिटेल सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बोला था, जो आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल, इकोनॉमिक्स क्या होती है, अलग अलग ने अलग अलग थ्योरी की दी थी, उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। वही सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है अपनी, वो सब इसमें आ जाएगा इस वाले चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। ये भी यूटिलिटी क्या है, ये सब के बारे में, वेल्थ, प्रोडक्शन, इन सब के बारे में आपको बताया है। फिर 1.3 में आपके थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब, इलास्टिसिटी, मतलब इसमें 1.3 में क्या आ गया आपके, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 4 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं 1.3 में। 1.4 की बात करूं तो उसमें क्या आ रहा है आपके, प्रोडक्शन चैप्टर आ रहा है, और 1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट, और ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत छोटा सा है, बेसिक सी चीज़ है। क्लियर आया है? बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी अपनी माइक्रो आ रही है। अगर आप देखोगे तो इसमें आप कुछ भी अलग एक ऐसा नहीं देखोगे कि अरे मैम ये चीज़ क्या है, ये तो हमने कभी देखी ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ तो हमने कहीं वर्ड पढ़ा ही नहीं है। सारी चीज़ें आपके आ रखी है, सब आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बेस वही है, जो 11th वाला बेस है वही बेस रहेगा, बस चीज़ें ऐड ऑन और होती जाएगी, थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा, बस ये। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या आ जाएगा आपके, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तो आपके वही मार्केट के बारे में बताएंगे, मोनोपोली, कंपटीशन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, इन सब के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। ये तो मतलब फेवरेट टॉपिक है CMA वाला, है ना। चले अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में आप देखेंगे मनी, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, उसके फंक्शन क्या है, बैंकिंग की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके प्रिंसिपल्स, ये सब के बारे में देखेंगे। कमर्शियल बैंक के बारे में देखेंगे, कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या फीचर्स है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब देखेंगे। इसमें ही अलग अलग थ्योरी आएगी, जब अपन बैंकिंग पढ़ेंगे या मनी पढ़ेंगे तब उसमें अलग अलग थ्योरी आएगी, मनी में आएगी आपकी थ्योरीज। अब आते हैं मेजर ऑफ, कैसे क्रेडिट कंट्रोल होता है, मनी मार्केट में क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। देखो बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ये थोड़ा सा क्या है, देखा जाए तो बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा याद करने वाला है। इसमें बहुत सारे आपको ईयर आएंगे कि ये बैंक का अब हुआ था, ये बैंक अब इस्टेब्लिश हुआ था, तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें क्या है, रटने वाली भी है इस वाली चीज़ों में। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर आपको सारी चीज़ें समझने की है, समझ में आ गया तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रटनी पड़ेगी, जैसे ईयर्स वगैरह जो भी है वो इसमें आपको करने पड़ेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें अपन पढ़ेंगे पेस्टल के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको इजी, देखो 2 क्वेश्चंस तो यहीं से ही बन जाते हैं, फिक्स है। अगर आप अब की बार वाला भी अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें भी क्या है, इससे 2 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे आते हैं डायरेक्ट फुल फॉर्म के। आपको ये दे दिया, अब इसमें F का मतलब क्या है, मतलब इससे ही आप अभी 2 क्वेश्चन कर सकते हो एनवायरनमेंट के। आपसे पूछ लेंगे इधर टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। तो 2 क्वेश्चंस तो फुल फॉर्म के ही आते हैं कि पेस्टल के फुल फॉर्म में से ये टी का मतलब क्या है, और आपके व्यू काफू की फुल फॉर्म से आपका एफ का मतलब क्या है। या आप इसमें एक और चीज पढ़ोगे शॉर्ट एनालिसिस, उसमें डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो ये 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, इसके अंदर क्या है, क्योंकि चैप्टर में इतना कुछ है ही नहीं, तो 2 क्वेश्चंस तो वो वही दे देता है।
अब आते हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन है। ये आपके थ्योरी, मैंने ही बोला था ना कि थ्योरी बस आपके ऐड ऑन होगी, ये थ्योरी है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी, आपने पहले भी नहीं पढ़ी है। तो ये आपके लिए 5.2 क्या है, नहीं है, छोटा सा है ये चैप्टर, आई थिंक 2 या 3 पेज का चैप्टर है, ये छोटा सा है लेकिन ये आपके लिए नया चैप्टर रहेगा। वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये अपन ने 11th में डिटेल में पढ़ा है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ये सब भी अपन ने 12th में पढ़ा है। मतलब पढ़ा है तो अब ये मत सोचना अच्छा यार ये तो क्या है 12th का ही सारा का सारा है, मतलब बेस आपका वह है, थोड़ा सा क्या है लेवल अप हो गया है बस, कोई भी चीज एकदम न्यू नहीं है ये आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन डायरेक्टिंग चैप्टर में आपने पढ़ा है। डिसीजन मेकिंग पढ़ा है ये आपने। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपने पढ़ रखी है, बस कुछ ही चीज़ें ऐड ऑन हो गई है। इजी है, सिलेबस के बारे में अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है कि क्या किसमें क्या होता है। क्लियर? चलो चलिए अब अपन आज स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में अपन जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे डिमांड। अब इधर बच्चे बोलेंगे मैम क्यों आपने बेसिक ये थ्योरी क्यों नहीं करवा रहे? ऐसा नहीं करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पूरा सिलेबस करवाऊंगी, बस थ्योरी को थोड़ा अपन बाद में लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे ना तो बोलोगे अरे मैम ये आपने क्या कर दिया है, पूरा थ्योरी हमें तो इको से ही वो हो गया है, डर हो गया है या फिर नफरत हो गई, मैम इतना ही क्या दे रखा है। तो अपन सबसे पहले डिमांड वाला करेंगे। अब नॉन इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे मैम हमें तो बेस ही नहीं पता, हमें तो बेस ही नहीं पता, तो हम कैसे करें? कोई दी आप डिमांड से स्टार्ट करो, चाहे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो चाहे नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो, इजीली ये चीज़ें समझ में आएगी। बस जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा आप सुनते रहना। जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले हैं सिर्फ चीज़ों को समझते रहना, नहीं घुसना क्या है इकोनॉमिक्स क्या नहीं है, आप खुद ही अपने आप समझ जाओगे जब मैं डिमांड पढ़ाऊंगी कि हाँ मैं क्या पढ़ाना चाहिए। क्लियर? तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा मैम आप डायरेक्ट 1.3 पे आ गए हो तो इट मीन्स हमें तो पहले वाला तो कुछ पता ही नहीं, हमारे तो बेस ही सही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंडिविजुअल है, आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हो चाहे नॉन इकोनॉमिक्स वाले हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? स्टार्ट करेंगे अपन किससे? डिमांड चैप्टर से। चलो चैप्टर क्या है? डिमांड। आपको वैसे नोट्स मिल रखे हैं ना, अब जो मैं बोर्ड पे करवाती हूँ ना वो चीज़ें लिख लेना आप लोग। एक कॉपी बनाओ इकोनॉमिक्स की, जिसमें ही आपको जो मैं जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है ना उसके बाद में मैं एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो वो उसमें आपको करना है। तो इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट कॉपी बना लेना जिसमें मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स करवाऊंगी, मतलब जो मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगी ना वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आपको लिख लेना, ताकि लास्ट टाइम में ना तो आप बुक्स को उठा के देख सकते हो ना जो नोट्स जो डिटेल में नोट्स है वो देख सकते हो, वो सिर्फ ये वाले नोट्स काम में आएंगे। तो एक अपने साथ में कॉपी रखना और पेन रखना, पेन तो रखो। क्लियर? इसकी अलग से आप कॉपी बनाना जिसमें आपके सारे डायग्राम, क्योंकि मैं डायग्राम की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब ये मत बोलना मैम डायग्राम ये तो एमसीक्यू बेस्ड है, डायग्राम बनाने थोड़े ना आते हैं, डायग्राम से चीज़ें समझ में आती है, तो वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। तो एक कॉपी अलग से बना लेना, ऐसे कॉपी मत करना रफ कॉपी। आज कर लिया एक पेज पे इको है, एक पेज पे अकाउंट्स है, फिर नेक्स्ट में लॉ है, फिर इको है, फिर लॉ है, जैसा पढ़ाने ऐसे कभी सोचना भी मत, मेरी क्लास में तो मत करना ऐसा। एक अलग से कॉपी बनाना, चाहे आप ऐसे कर लो पार्टीशन कर लो, इतनी चीज़ें नहीं होगी, एक कॉपी में 2 सब्जेक्ट कर लो, बट कॉपी करना अलग से, ऐसे नहीं एक पेज पे अलग दूसरे पेज पे अलग। कभी भी मैं किसी भी समय पे किसी की भी कॉपी ले सकती हूँ नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। तो अपने जो भी यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ उसको आपको लिखना है। क्लियर? एमसीक्यू बेस्ड रहेगा तो मैं वैसे भी ज़्यादा लाइंस नहीं लिखवाती डिटेल में, अच्छा लिखवा रही हूँ ये होता है नहीं। क्लियर?
अब आते हैं अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड डिमांड क्या होती है? चलो आ जाते हैं। अब तो पढ़ा है आपने, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते आप कि मैम ये नया है। चलो नॉन इकोनॉमिक्स वाले एक बार छोड़ दो, इकोनॉमिक्स जिनके थी 11th 12th में वो तो बता सकते हैं कि डिमांड क्या होती है। मैम किसी भी की भी डिमांड करना, अरे तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, डिमांड क्या है उधर? किसी भी चीज़ की इच्छा। चलो ठीक है, आपका पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, किसी चीज़ की इच्छा। ठीक है, आपने बोला डिमांड मतलब होता है मैम डिजायर। डिमांड मीन्स डिजायर, मतलब किसी भी चीज की इच्छा। डिमांड मतलब मांग। तो मांग क्या होती है या फिर डिमांड क्या होती है मैम? किसी भी चीज की इच्छा। तो देखो सिर्फ इच्छा को अपन डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक? इच्छा तो पता नहीं क्या क्या होती है, तो क्या सारी चीज अपन डिमांड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो सिर्फ इच्छा से कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो आप अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ मेरी तो ये चीज लेने की इच्छा है, अब इच्छा से थोड़ी ना होता है। इच्छा तो बहुत सारी होती है, लेकिन आप क्या सारी चीज ले पाते हो? क्या नहीं ले पाते। तो डिमांड को सिर्फ अपन इच्छा नहीं कह सकते। इकोनॉमिक्स की टर्म में तो अपन ये नहीं कहते कि इच्छा। इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए? डिजायर के साथ साथ में आपके पास में क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। एबिलिटी टू पे मतलब साधन। आपके पास में क्या होने चाहिए? रिसोर्सेस। क्या होने चाहिए? रिसोर्सेस। मैंने क्या बोला कि इच्छा तो मेरी पता नहीं क्या क्या लेने की होती, क्या मैं ले सकती हूँ? क्या नहीं ले सकती। इच्छा तो पता नहीं मेरी क्या है, लेनी है मुझे तो BMW, है ना? क्या अभी ले सकती हूँ क्या? मैंने तो मतलब अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर दी। मैं बोल रही हूँ कि मैं ये चीज़ खरीदना चाह रही हूँ, मैं एक बड़ा सा बंगलो लेना चाह रही हूँ या फिर बड़ी सी गाड़ी लेना चाह रही हूँ, लग्जरी गाड़ी, लेकिन क्या मैं अभी ले सकती हूँ? क्या नहीं ले सकती। क्यों मैम, क्यों नहीं ले सकते? नहीं ना। तो वही ये चीज बोल रहा है कि डिजायर के साथ साथ में आपको क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे। मतलब आप एबल भी होने चाहिए अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। इच्छा तो एक भिखारी भी करता है, क्या भिखारी के पास में इच्छा नहीं होती? क्या इच्छा तो हर इंसान करता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, है ना? तो हर इंसान कुछ ना कुछ इच्छा करता है। जरूरी नहीं सारी इच्छा क्या हो? पूरी हो। सारी चीज को अपन मांग ले, नहीं, हर चीज नहीं पूरी होती है। इसलिए उसी को ही डिमांड माना है जिसको आप एबल भी हो पे करने के लिए, मतलब आपके पास में उसके लिए रिसोर्सेज भी है। उसको मतलब ये कह सकते हो साधन, या फिर ये भी कह सकते हो रिसोर्सेज में पैसे। पैसा है तो बड़ी 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 गाड़ी है ना? वो गाना है ना, पैसा है तो बड़ी 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 गाड़ी है, वो बिल्कुल यही बोलता है। वो इकोनॉमिक्स की टर्म में ही बोलता है कि अगर मान लो आपकी कोई इच्छा है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? पैसे भी होने चाहिए। अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि अब तो मैम मेरे पास में, मेरे को किसी चीज़ को, किसी गुड्स को या किसी प्रोडक्ट को लेने की इच्छा भी है और मेरे पास में पैसा भी है, तो मैं अब क्या डिमांड बोल सकती हूँ क्या इसको? नहीं। इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? अभी भी आप इसको डिमांड नहीं बोल सकते हो। क्यों मैम? अब तो मेरे पास में इच्छा पैसे दोनों हैं। तो देखो ये बोलते हैं कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, क्या? विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब पैसे को खर्च करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। बहुत पैसा है कुछ लोगों के पास, होते नहीं? आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है लेकिन खर्च नहीं होते हैं। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास चीज़ें लेने की भी इच्छा है, पैसे भी है, लेकिन मेरे से पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड मतलब इच्छा भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। क्लियर?
क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके पास में इच्छा है, पैसे भी है, लेकिन आपसे पैसे खर्च नहीं हो रहे। या आपके पास में मान लो इच्छा है और आप ऐसे हो कि आपको पैसे खर्च करने की, मतलब आपको चीज़ों को लेने की भी वो बहुत ज़्यादा इच्छा, लेकिन आपके पास में पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो भी डिमांड नहीं हो सकती। या ऐसे हो आपके पास में इच्छा है या फिर आपके पास में विलिंगनेस भी है, ये वाला पॉइंट तो हो गया, पर आपके पास में पैसे नहीं है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? या आपके पास में मान लो पैसे हैं और आपको पैसे को खर्च करने की भी इच्छा है, लेकिन आपको कोई चीज लेनी ही नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, वो डिजायर नहीं है वो प्रोडक्ट, तो भी आप क्या डिमांड नहीं करोगे। कुल मिला के जब ये तीनों चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे एट ए स्पेसिफिक पीरियड एट वेरियस प्राइसेस, तो वही क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। मतलब आप एक स्पेसिफिक पीरियड पे आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मुझे इस गुड्स को लेने की इच्छा भी है, मैं एबल भी हूँ और मेरे पास में उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी है एक पीरियड पे, तो उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। मतलब मुझे इस गुड्स और सर्विस को लेने की इच्छा भी है, पैसे भी है और पैसे को खर्च करने की भी इच्छा है, तो उसको फिर अपन बोलेंगे हाँ ये क्या है, डिमांड है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे। तो आप इसमें डिमांड में क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, कि डिमांड मीन्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, और ऐसे एरो करके लिख लेना, एट ए स्पेसिफिक पीरियड एट वेरियस प्राइसेस। क्लियर? यहां तक लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चलो चले आगे। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आते हैं, ये चीज़ें तो अपन ने समझ ली, बेसिक सी बात है, ये सारी चीज़ें तो अपन ने देख ली, और इधर से आते हैं तो आ जाएंगे क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड, वरना मेनली कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है? फ्लो वेरिएबल है या स्टॉक वेरिएबल है? मतलब याद करो मैक्रो का, याद करो मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर, जिसके फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्या था, आपको ये बताया था स्टॉक और फ्लो क्या होता है। बकायदा आपको ऐसे टेबल भी बना रखी थी, जिसमें 3 पॉइंट तो स्टॉक की तरफ थे और 3 पॉइंट ही आपके वेरिएबल में लिख रखे थे, फ्लो में लिख रखे थे। क्या होता है स्टॉक, वेरिएबल और फ्लो कॉन्सेप्ट? फर्स्ट चैप्टर ही था मैक्रो का। तो ये मैम अब तो हम सब भूल गए, एग्जाम खत्म, तो हम बस एग्जाम जितना ही लेते हैं अपने दिमाग में, उससे ज़्यादा हम लोड नहीं लेते हैं। चलो समझाते हैं। देखो याद दिलाने के लिए आपको समझाती हूँ, जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, हर कोई वही एग्जाम्पल देता है जनरली उस स्कूल लेवल पे, तो कि ये है आपकी एक टैंकर है ना, इसमें पानी है, और यहाँ पे क्या है, एक टैब है जहां से पानी फ्लो हो रहा है, निकल रहा है ऐसे, और ये स्टॉक पड़ा है। तो आपको ऐसे समझाया गया था कि जो इस टैंकर में पानी रखा हुआ है, ये तो क्या है, स्टॉक है, और जो ये पानी बह रहा है वो क्या है, फ्लो है। ऐसे करके आपको समझाया था। लेकिन अब अपन क्या हो गए हैं, थोड़े से फ्लो कॉन्सेप्ट, वेरी गुड प्रिंस, फ्लो कॉन्सेप्ट है, एकदम सही बात है। चलो समझते हैं। अब अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल, जब अपन थोड़े से बड़े हो गए हैं तो अपन एग्जाम्पल भी क्या लेंगे, थोड़ा अच्छा वाला ही लेंगे, है ना, कि मैम अब ये वाले बच्चों वाले एग्जाम्पल मत दो हमें, अब क्या है, हमें ये बच्चों वाले एग्जाम्पल मत दिया करो आप, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम CMA कर रहे हैं, चलो बड़े एग्जाम्पल देते हैं आपको।
अगर मैं बात करूं, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बात करूं कि फ्लो वो कॉन्सेप्ट होता है, वो वेरिएबल होता है जिसमें आपके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये पर मंथ के लिए था, पर ईयर के लिए था, या पर एनम जिसे बोलते हैं अपन, एनम मतलब ईयर, या फिर पर वीक था, ठीक, या फिर आप कह सकते हो पर डे था। मतलब आपको एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फ्लो मतलब कि आप क्या करते हो उसमें आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि पर मंथ का था, पर ईयर का था, पर वीक का था, या फिर पर डे का था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको बोल रही हूं कि मेरी इनकम 10 लाख है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आपकी इनकम क्या है, मैंने कहा मेरी इनकम है 10 लाख। बस बस बस, नजर मत लगाओ। तो मैंने कहा मेरी इनकम कितनी है, 10 लाख है। अब आपके दिमाग में, अब मैं ये 10 लाख बोल के चली गई क्लास के बाहर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, यार मैम ने ये 10 लाख किसका बोला था, ये क्या पर मंथ का बोला था, मतलब महीने का बोला था, या साल का बोला था, या दिन के बोले थे, या फिर मान लो वीक के बोले थे कि एक हफ्ते का मेरा इतना है। ये तो कंफ्यूजन आ गया ना, आया या नहीं कंफ्यूजन, आया ना कि मैम ये किसका बता के चली गई, मैम तो बस बोल गई 10 लाख है इनकम। अब अरे 10 लाख किसकी है, साल की है, मंथ की है, वीक की है, डे की है, कितने की है। तो जब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए ना तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट को अपन कैसे डिनोट करेंगे इन सब के, एक अकाउंटिंग जैसे अपन अगर डिमांड की बात करें, अभी वैसे खैर मैं आगे पूछूंगी, एक बार बस इतना ही देखते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, आया समझ में। वहीं अगर मैं स्टॉक की बात करूं, अगर स्टॉक का मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, ये तो फ्लो का मैंने क्या एग्जांपल लेके चला, इनकम वाला। अगर मैं स्टॉक का एग्जांपल लेके चलती हूँ तो मैं स्टॉक का लेके चलूंगी वेल्थ। वेल्थ मतलब संपत्ति है आपकी। अब मुझे आप बताओ, क्या आप ऐसे बोलोगे ये मेरी साल भर की संपत्ति है इतनी, ये मेरे दिन की है वेल्थ, ये मेरे 2 साल की, ऐसे बोलते हो क्या, नहीं। क्या आप इसको ऐसे वेल्थ को ये देखते हो क्या कि ये मेरे मंथ की है, या ये मेरे वीक की है, या ये मेरे ईयर की है, ऐसे देखोगे क्या, नहीं देखोगे। मतलब ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कोई अगर मेरे को बोले कि मैम वेल्थ कितनी, तो मैं बोलूंगी मेरी वेल्थ है 500 करोड़। तो अब आप ये पूछोगे क्या, मैं बोल रही हूँ मेरे पास संपत्ति 500 करोड़ है, तो आप ये पूछोगे क्या मैम कितने महीने की, हाँ पूछोगे नहीं ना। तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इजी हुआ, एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आया। आप किसका ऑनलाइन में जो प्रिंस है, आप किसका नो बोल रहे हो, नहीं ना। तो यही क्या है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। इजीली समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन इस टॉपिक को लेके जाते हैं किस पे, अपन जो पढ़ रहे थे डिमांड पे लेके जाते हैं। अब बताओ डिमांड स्टॉक है या फ्लो है, डिमांड स्टॉक है या फ्लो है, जल्दी से सोच लो, सिर्फ 1 मिनट दूंगी। तो देखो डिमांड क्या है आपकी, गलत, स्टॉक नहीं है, डिमांड है आपकी फ्लो। फ्लो क्यों है, वेरी गुड, सही है आपका फ्लो। फ्लो क्यों है, देखो आप डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो देखते हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही तो देखते हो डिमांड, क्या कि हाँ मेरे इस महीने की इतनी है डिमांड, इस महीने या इस साल की, क्या मैंने ऐसे बोल दिया इतनी है यही चलेगी अब मेरे तो पूरे टाइम जिंदगी भर, ऐसा है क्या, नहीं। आप ऐसे तो देखते हो इस दिन या इस हफ्ते या इस महीने या इस साल मेरी इतनी डिमांड है,
मतलब क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आया इजीली? मतलब अगर आपको किसी चीज़ का ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर डे की है, पर मंथ की है, पर वीक की है, तो इट मीन्स वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट में आपको ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने किस चीज़ का बोला है। स्टॉक में ऐसा नहीं है। क्लियर? तभी तो अपन ने बोला डिमांड में कि एक पीरियड में आप करते हो, मतलब एक पीरियड में मतलब साल में, महीने में। क्लियर? वेल्थ क्या है? कभी वेल्थ में बोलता है कि इस पीरियड में मेरी वेल्थ। क्लियर? और अच्छे से समझाऊं तो आप इसको ले सकते हो अपने उसका एग्जाम्पल, किसका? बैलेंस शीट और पी एंड एल का। पी एंड एल आपके फ्लो होगा, बैलेंस शीट आपकी स्टॉक हो जाएगी। क्लियर? आया समझ में? चलो मैम, ये चीज़ तो हमें आ गई है। अब इधर से क्वेश्चन और बनता है कि आपकी डिमांड क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, वैसे तो अपन जब इसको आगे पढ़ेंगे लास्ट सिटी वाला तब और अच्छे समझ में आएगा। देखो, अगर आप किसी नंबर में मेजर कर रहे हो तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव, है ना? जैसे अगर मैं बात करूं कि अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है? चेंज आता है। मतलब डिमांड कभी ज्यादा हो जाती है, क्या कभी कम हो जाती है। ये चीज तो सही बात है। कभी ऐसा थोड़ी ना कि डिमांड एक जैसी रहती, नहीं। कभी कभी अपन बोलते हैं ना, यार इसकी तो डिमांड यार अभी बहुत ज़्यादा है, इसकी तो डिमांड अभी बिल्कुल भी कम है। तो क्या ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना हो रही है, ओ मेरी इच्छा हुई चलो आज तो बढ़ जाते हैं, आज कम हो जाते हैं? नहीं ना, नहीं ना। तो कुछ तो कारण रहते होंगे, कुछ तो रीज़न रहते होंगे जिसकी वजह से डिमांड कभी ज़्यादा होती है या कभी कम होती है। वो अपन इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा होती है या कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कितनी, मतलब नंबर्स में बात करूं किसकी? कितनी, कि कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, कितना परसेंट से डिमांड बढ़ी है, कितने परसेंट से डिमांड कम हुई है, वो अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी में। तो वो वाला चैप्टर क्या है? क्वांटिटी। ये वाला डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव है। क्लियर? डिटेल में अपन मैं इसको बाद में और समझाऊंगी। अब भी मैंने आपको बोला कि कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिमांड कभी तो ज्यादा होती है और कभी क्या होती है? कम होती है। मतलब कुछ तो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये चेंज आया है ना? कुछ तो रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से बदलाव आ गया है। तो वो कारण अपन अभी इधर देखेंगे, वो रीजन मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और इसका घर पे नाम और दूसरा कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको इस प्यार से ये भी बोलते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, या फिर ये कहते हैं अफेक्ट होती है। पहला क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स। पहला क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स मतलब मेरी खुद की प्राइस में अगर कोई चेंज करती हूँ तो उसकी वजह से डिमांड में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास में ये पेन है, मैं पेन बेचती हूँ, सपोज करो। क्लियर? मेरे पास में पेन है, ये पेन है 10 रुपए का। एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि है नहीं, बहुत महंगा है। आप ऐसे 10 रुपए देके इसके अपमान नहीं कर सकते, बट अपन लेके चलते हैं ये, है ना? कि ये मान लो इस पेन की प्राइस है कितनी? 10 रुपए। क्लियर? अब ये पेन 10 का क्या कर दिया मैंने? 20 कर दिया। जब इसकी प्राइस 10 रुपए थी तो लोग आते थे, मतलब डिमांड कितनी करते थे लोग? सपोज करो 20 करते थे, मतलब 20 लोग आते थे।
जब मेरा पेन 10 रुपए का था। अब जैसे ही मैंने 10 रुपए का पेन कर दिया 20 रुपए का, ये 10 रुपए का पेन कर दिया 20 रुपए का, तो आप एज ए कंज्यूमर सोचो। देखो जब भी आप डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हो तो खुद को क्या मानो, मैं हूं कंज्यूमर। तो आप बताओ अगर इसके पैसे 10 से 20 हो गए तो आप ये लोगे या नहीं? ऑफकोर्स सी बात है नहीं। अरे कुछ और ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, दूसरा पेन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, वो नहीं लेंगे भाई, 10 रुपए बढ़ गए। तो आप एज ए कंज्यूमर क्या करते हो, आप डिमांड कम कर देते हो। आप मतलब लोग चले जाएंगे, मान लो 10 ही हो जाए तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। मतलब जैसे ही आपने अपनी प्राइस बढ़ाई आपकी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। वहीं अगर बात मैं करूं कि अगर मान लो आपकी प्राइस है 10 और इस पेन की प्राइस 10 थी, मैंने 5 रुपए कर दिए, अब लोग मेरे पास में ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ऑफकोर्स ये बात है ज्यादा आएंगे, उनको सस्ता लगेगा ये, तो लोग क्या आएंगे, मतलब डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। मतलब 20 से कितनी कर देंगे, 30। एग्जाम्पल लेके चलो, क्लियर? तो अपन अब इसमें से मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर मान लो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड क्या होगी? अभी मैंने देखा था अगर पेन 10 से 20 रुपए का हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर मान लो आपकी प्राइस क्या है, कम है, 10 से 5 रुपए का हो गया पेन, लोग ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, तो मतलब डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब इधर एक चीज आप ध्यान रखना, साइड में एक बॉक्स बना लो और वहां पे आप लिखना, अगर आपका एरो ऐसे हो, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही कम हो रहे हैं, या दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक बढ़ रहा है दो। ये दो केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अगर आपके एरो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या फिर दूसरे केस की मैं बात करूं कि आपकी एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, अगर ऐसा रिलेशन हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जब आपके एरो ऐसे हो तो उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए क्या है, डायरेक्ट और पॉजिटिव है। लेकिन अगर क्या है, एक दूसरे से अलग है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो मतलब कैसे हैं, इनवर्स, या ये कह लो क्या, नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में? तो आप मुझे बताओ इधर कैसा रिलेशन है। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है, इन दोनों को देखेगा नहीं, इन दोनों को देखोगे तो हमेशा आपका इन्वर्स ही आएगा। आपको इसको और इसको देखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से कंपेयर करना है कि इधर एरो कैसा है, बढ़ावा, इधर एरो कैसा है, नीचे, इधर एरो कैसा है, नीचे, इधर कैसा है, बढ़ावा, मतलब ये वाला केस हो गया। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स है या फिर ये कह लो नेगेटिव रिलेशन है। देखो इधर मैं आपको इतना ध्यान देके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, आगे जाके मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूंगी बताओ कैसा रिलेशन था, तो इनको इधर ही पिक्चर बना लेना दिमाग में कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा है, इनवर्स या फिर कह लो नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो आज अपन तो क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे अपन कम, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे फिर आराम से बढ़ेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा नए नए आए हो, इतना लोड नहीं देंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? आज अपन करेंगे सिर्फ इतना, बाकी के अपन और फैक्टर्स देखेंगे। अभी तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स, अभी तो मैंने सिर्फ एक के बारे में बात की है। क्लियर? ठीक है, चलो अगर किसी को कोई डाउट है तो इनमें से पूछ लेना मुझसे। कल जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी जितना भी पढ़ा है उससे। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
होमवर्क देते हो क्वेश्चन अपन तो बोल कर आई थी मैम नहीं पूरा टाइम बिल्कुल क्या कर रहे थे तुम तो यहीं थे सुबह से हाँ यही था जब भी तो नहीं मिला ये रटने में कुछ नहीं हुआ इसका तो सारे आया तो कहीं बैठा के आया है किसी को फोन लाए हाँ फोन तेरे को आया मेरा भी ले लो ड्रॉअर में रखा है हाँ खोलो पीडीएफ मेरा भी ले लो जो
आगे देख ले तो हाँ जी ठीक बस बस लिख में एडमिशन हाँ तो व्हाट्सएप पे भेजा था ना हाँ व्हाट्सएप पे भेजा था ग्रुप में। सरल क्वेश्चन करके भेजा घूस घूस वाला क्वेश्चन था भाई अगर इस स्टेशन 20 से कम नंबर आ गए हमको निकालना है कि नहीं बच्चों में
5:3 सी एडमिट बनता है 4 के दो हिस्से होंगे, एक कौन देगा ए और एक कौन देगा बी, माइनस कर दो उनके पुराने शेयर में से आ जाएगा ना। आगे 5/32 तो आ गए। क्या है? एक तो आएगा 5/32 हम्म, और एक निकालना पड़ेगा कि निकाल लो फिर। 3/8 माइनस 2/32।
डी पार्टनर्स हैं 4:3 डी एडमिन बनना 6 ए कंफ्यूज बाय 3 इनकमिंग अरुण भाई 6 में दो बैठा है शायद पहला क्वेश्चन सही हुआ है पहले चौथे पे आ गया मैं भाई तू तो आ कर दूं इसमें क्या चौथा मत करना बस बिट सी बोटेन वन एक क्वेश्चन तो हो गया मैं बिना करे कौन सा चौथा इसे दे दिया ए सेकंड 1/10 बी सेकंड 2/10 तो सेकंड वैल्यू से निकला पड़ा है वो तो 1/2 आ गया 1/2 बहुत जोर से गुजरी चुपचाप बता दो फोर्थ का सही है उसका तो ये ऐसे करके आएगा तो पेपर में सीधा सीधा निकला हुआ है सीधा क्वेश्चन में आंसर देगा हुआ है लॉजिक देख तू चरम सीमा पे हो तुम है ना और सावधान आत्मा से मिलन होगा तो चौथे पे आएगा पांच चार चार तो क्या है हाँ मेरे क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं मेरी वीडियो तो किसी और में है मेरी भाई देख रही है 6:21 में सिर्फ 20 मिनट ही है क्या 20 मिनट ही है मेरे से कम है कैसे बोल रहा हूं बीच में भी है बात 40 मिनट में पर छीना था हमसे हां तो 40 मिनट हो गए ना 25 मिनट हो गई 30 मिनट तो लगा लो अपने हिसाब से ये भी लगा लो 7:7 14 डाले एक क्वेश्चन देख लो 14 क्या है A B C 653 D admin 1/6 taken equally from A and B 1/10 minus हो जाएगा इसमें क्या लिखना है क्वेश्चन क्वेश्चन देख के आ जाएगा आंसर क्या कितना है 7:7 तो क्या बोलेंगे 7 7 को 7 7 कटेंगे हां 1:7 और ये क्या लिखेगा तुम्हें कितनी भी दूर बैठा दो एक को अगर मैं कहीं और भी बैठा दो ना लंदन में भी तो भी बातें करोगे मैं भी ये बावला इसका इसने जो बोला वही चिपकाया है मैं लिख दिया बस बताऊंगी मैं सॉल्व अरे करेंगे चिपकाओगे मैम क्वेश्चन को सॉल्व करो वही तो बोल रहा हूं सॉल्व करती है क्या हो गया मैं आ जाऊंगी तक कुछ सारे
4/5 को इसमें बांटो, इसमें 2 का है, इसमें 5 4 1 में। तो 5/10 और 4/10 आ गया ना। नहीं, ये जो 4/5 है, तो उसको बांटेंगे तो 5/10 और 4/10 आ गया ना। तू तीनों में बटेगा। तो 5/10 4/10 1/10 इनटू 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 4/5। बहुत समझ गया मैं। तू कहाँ करा तो समझ। और फिर उसमें से ओल्ड माइनस ओल्ड में से माइनस। ओके। अब क्या करना है, तो 5 में एक बार बुलाना। 3 पार्टनर है, एडमिट हुआ है 1/5 पे, तो रिमेनिंग कितना है 4/5। वो 4/5 3 हिस्से में बटेगा, 4/5 इनटू 5/10 4/10 1/10। क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यू रेशियो। ओल्ड में से माइनस कर दो, सेकंड कर दो। और ओल्ड में से माइनस करना भी नहीं है, डायरेक्ट आएगा। सेक्रीफाइसिंग कौन सा रेशियो है? 5 4 1 ही है। तो करना जरूरी है। न्यू तो निकालना जरूरी है। 4/5 कौन सा? 15 A ratio, A and B share profit in ratio 3:2. They are with क्या इस बार मैं बस नहीं है। they admit C for 1/5 when A sacrifice twice as much as B. ये बोल रहा है कि B sacrifice करेगा, उसका just double sacrifice कौन करेगा? A करेगा। इसका मतलब A sacrifice करेगा, मान लेते हैं 2x, तो A B कितना करेगा? x, तो ये हो गया कितना? 3x। अब इसकी कितने से करनी है आपको? इसको आधा करो, 1/5 3 से कर देते हैं। और ये निकलते हैं। और इसका 1/3 हो जाएगा। 3/60 बचेगा। हाँ, रेशियो में क्या है? रेशियो का जवाब बढ़ता क्यों जा रहा है? कैसे? वो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। ये 20% बात तो नहीं बढ़ेगा, नहीं तो नहीं है ना, 4 तक है सारे से अंदर। तो 1/5 का 2/15 कौन देगा? A। और 1/15 कौन देगा? बोले डबल करेगा जस्ट, तो 2x भाई ऐसा नहीं, देख कैसे इनको ना काटना पड़ेगा। मैम देखना ही चाहिए। was starting with 5x 4x 1 हुआ। नहीं ये तो स्टार्टिंग में नहीं होगा। काटना पड़ेगा। न्यू रेशियो 5x 4 अबे 29 अब क्या हो गया? कोई नहीं आएगा। ऐसे होगा ठीक है। देखें। 4/10 नहीं 1/10 नहीं 4/10 रेशियो 1 है। और सेक्रीफाइस कितना आएगा? इतना ही 5 4 1। 6 का आएगा। मैं खाऊं तुम आओ। लो लो फिर पुराना क्या? तुम सारे